नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। निहायत बकवास। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अभी इस मुकदमे के कारण तो मेरी ये हालत हुई। SHO से सब इंस्पेक्टर, साथ में संपत्ति जब्त और ट्रांसफर अलग। अब क्या तुम मुझे सार्जेंट बनाना चाहते हो? यह सच है इंस्पेक्टर, लाश मेरे साथ ही पड़ी है। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। अगर तुम 10 मिनट के भीतर यहाँ ना आए तो मैं सीधा IG को फोन करूंगा या फिर कमिश्नर को। उसके बाद तुम सार्जेंट बने रहने का भी ख्याल छोड़ देना। अब तुम्हारी सर्विस ही खत्म हो जाएगी। रमेश वर्मा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब क्या चाहते हो? मैं पहले ही तुम्हें खून के जुर्म में पकड़कर पछता रहा हूं। अब तुम राजौरी गार्डन J20 10 मिनट तक इंतजार करूंगा। मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया है। पहुंचते हो या नहीं? पहुंचता हूं मेरे बाप। फोन रखकर मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मुझे महेंद्र प्रताप पर तरस आने लगा, जो मेरे कारण काफी नुकसान उठा चुका था। दोबारा मेरे हाथों में हथकड़ियां डालते समय वो कितना भयभीत होगा। जीवन भर मुझ जैसे मुजरिम से उसका पाला न पड़ा होगा। 10 मिनट गुजरे, फिर सासा पुलिस का सायरन बज उठा। वो घड़ी आ गई थी, ऐसी घड़ी जिसे पहले ही आ जाना चाहिए था। तभी जब कविता को मैंने घर से चले जाने के लिए कहा था, जब मैं इसका गला घोट देना चाहता था। काश कि वो कत्ल उसी समय हो गया होता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होना था। ये तो शायद कानून को धोखा देने के अंजाम में हुआ था। इंसानों की अदालत से भी ऊपर एक और अदालत है। उसी अदालत ने मुझे फिर से खून करने के लिए हुक्म दिया होगा, ताकि मैं कानून को धोखा देकर चैन से न रह सकूं। खून एक हो या 10, उसकी सजा तो एक ही होती है। फांसी 2 बार तो लगने से रही। मैं कमरे की रोशनी बुझाकर बैठा था। विलक्षण घड़ियां पुलिस के बूटों की आवाज के साथ शनैः शनैः पास आ गई थी। और फिर सबसे पहले महेंद्र प्रताप ने कमरे में झांका। मैं यहां हूं, मैंने कहा। मैंने रोशनी जला दी। वो डरते डरते अंदर आ गया। उसने लाश देखी, मुझे देखा, अध जले सिगरेट के टुकड़े को देखा, बिखरे नोटों पर निगाह फिराई, फिर सर उठाकर मुझे घूरने लगा। उसके साथ पुलिस का पूरा जत्था था। उसने तुरंत आदमियों से बंगला घेरने के लिए कहा। बंगला घेर कर क्या करोगे इंस्पेक्टर? मैंने तो खुद तुम्हें बुलाया है। आगे बढ़ो और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दो। वो छुरा जिससे मैंने कत्ल किया, उस पर मेरी उंगलियों के चिन्ह हैं। वो बोतल जिसे मैंने फ्रिज से पानी पीने के लिए निकाला था, उस पर भी। और वो रेनकोट जो कालीन पर पड़ा है, उस पर कविता का ही खून है। डेंजरस, बिल्कुल वैसा ही केस है। क्या तुम इस समय कहीं दूसरी जगह भी मौजूद हो? मैं पहले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अवश्य बुलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। मैं कलमबद्ध बयान देने को तैयार हूं। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम चुपचाप वहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो कमरे का मुआयना करने लगा। कमरे के द्वार पर 2 सिपाही तैनात थे। उसने सारे सबूतों को संभाल कर रखा। फिर फोन पर कुछ उच्च अधिकारियों को पुकारने लगा। उस समय गुजरता रहा। देखते देखते सारा राजौरी गार्डन जाग गया। सवेरे मुझे वहां से निकाला गया। एक जुलूस मेरे साथ साथ पुलिस स्टेशन तक गया। थाने पहुंचकर मेरे बयान कलमबद्ध किए गए। महेंद्र प्रताप को मेरे प्रति सहानुभूति थी। मैंने अपने बयानों में लिखा था कि मेरी पत्नी वेश्या बदचलन थी। शादी की वर्षगांठ की रात में उसे लेने पहुंचा तो उसे दूसरे पुरुष की बाहों में देखकर मुझ पर खून करने का जुनून सवार हुआ और मैंने इसकी हत्या कर दी। लेकिन महेंद्र प्रताप के गले से यह बात नीचे नहीं उतर रही थी। वो जो नोट फर्श पर फैले हुए थे, उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। वो रुपए वहां ब्रीफ केस में पड़े थे। झगड़े के दौरान ब्रीफ केस खुल गया और नोट वहां बिखर गए। पुरुष कौन था? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, वो भाग गया। मैं नहीं जानता वो कौन था। मेरी नजर में राजीव का कोई दोष नहीं था, इसलिए मैंने उसे लपेटे में नहीं लिया।
मेरा ख्याल था कि वो स्वयं ही इस शहर से फरार हो चुका होगा। खोजबीन तो पूरी होगी ही मिस्टर वर्मा। भले ही तुम बहुत सी बातें छिपा जाओ, लेकिन नंदू उस पुरुष को जानता था जो वहां आया जाया करता था। जल्दी उसका पता लग जाएगा। तुम्हारे पास तो बहुत मौका था वर्मा, तुम चाहते तो। मैं जो चाहता था वो मैंने कर दिया इंस्पेक्टर, और ये तुम्हारी ही नहीं, कानून की जीत है। क्या तुम व्यक्तिगत रूप से उस मुकदमे का हाल नहीं बताओगे? अब तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे कभी नहीं हो पाएगी। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? जो कुछ तुमने किया वैसा भविष्य में कोई और खूनी भी कर सकता है। रमेश वर्मा, उस मुकदमे का हाल बताकर तुम कानून के प्रति जिम्मेदारी निभाओगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मृत्यु दंड न मिले, सजा भी कम मिले, इसकी पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते कि तुम मुझे वो बातें बता दो। अगर तुम वादा करो कि भविष्य में अपने थोड़े से लालच के लिए किसी निर्दोष को सजा न दिलवा, तो मैं वो बातें बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे काफी सजा मिल चुकी है। लोभ आदमी को कर्तव्य से डिगा देता है और एक ना एक दिन उसे पछताना पड़ता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सच और कर्तव्य का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी यही चाहूंगा कि ये बातें जानने के बाद तुम कड़े मुर्दे नहीं उखाड़ोगे। पंडित हरिभजन इस योग्य था कि वो मरे। उस जैसे आदमी के जीवित रहने से पाप और अनाचार बढ़ता है। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं जिनसे समाज में गंदगी फैलती हो, अन्यथा मुझ जैसे कातिल बार बार जन्म लेते रहेंगे। मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जुर्म करने के बाद पुलिस की निगाह से बचकर निकल जाना बड़ा दुर्लभ काम है, और अगर वो बच भी जाए तो उसे अपने ही जीवन में किसी न किसी ऐसे हादसे से दो चार हो जाना पड़ता है जब उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उस समय मेरी धारणा और थी। मेरा ख्याल था कि मैं खून करके कानून को धोखा देने में सफल हो जाऊंगा, उसके बाद सारा जीवन ऐश से गुजारूंगा। इसलिए मैं उस कत्ल के लिए तैयार हो गया। मेरे जीवन में क्या कुछ घटा और क्या नहीं, ये तो बहुत गहरी बातें हैं। उन सबको दोहराने से लाभ ही क्या है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार तुम्हें धोखा दिया और किस प्रकार अदालत की आंखों में धूल झोंकी। ये एक बड़े खून का मामला था और इसके लिए मुझे बहुत बड़ा सेट तैयार करना पड़ा। उस सेट में सबसे पहले मैंने पुलिस का नजरिया लिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि पुलिस की खोज किस प्रकार हुआ करती है और अदालत में मुकदमा किस प्रकार रखा जाता है। मैंने पुलिस और पंडित हरिभजन के जान पहचान वालों की नज़र में खुद को चढ़ा लिया। ये मेरा पहला कदम था। मैंने इस प्रकार की हरकतें शुरू की ताकि जब हरिभजन का कत्ल हो जाए तो सबसे पहले पुलिस का ध्यान मेरी तरफ ही आकर्षित हो। मैंने इस काम के दौरान अपने ओवरकोट को प्रसिद्ध कर लिया। ये कोट इतना प्रसिद्ध कर दिया कि यदि पीछे से कोई सिर्फ कोट ही देखे तो समझ जाए कि ये मैं ही हूँ। दूसरे, मैंने हाथी दांत की मूठ वाले छुरे को भी जगह जगह दिखाया जिस पर मेरा नाम भी अंकित था। अब मान लो कत्ल की जगह मेरी मौजूदगी के सबूत मिलते हैं और फिर मेरे बंगले पर वो सारी वस्तुएं बरामद होती हैं जो खून करते समय प्रयोग की गई, तो पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती? एक ही नतीजा, खून मैंने ही किया। हड़बड़ाहट में मैं वो सारी वस्तुएं नष्ट नहीं कर पाया और भाग निकला। बस मैं पुलिस की निगाह में एक साफ कत्ल का मामला रखना चाहता था ताकि उसका सारा ध्यान मेरी तरफ हो जाए और किसी भी अन्य व्यक्ति को इस जुर्म में ना पकड़े। मैं यही चाहता था और वही हुआ भी। कुछ देर के लिए मैं रुक गया। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ी थी। मैंने प्रताप से कहा कि मुझे एक सिगरेट जला कर दे। उसने सिगरेट दे दी। वो बड़ी दिलचस्पी से इन सारे प्रसंगों को सुन रहा था। एक कश खींचकर फीकी मुस्कान मेरे होंठों पर आ गई। उस रात, 20 फरवरी की रात मेरी योजना की रात थी और उसी रात को उसे मरना था। मैं जानता था कि वो बिना नागा 9:30 बजे के बाद टहलता हुआ वीना कपूर के घर जाता है। उसके साथ 2 गुर्गे भी होते हैं, परंतु वो अंदर नहीं जाते। मैं ये भी जानता था कि वीना कपूर के फ्लैट पर 2 प्राणी रहते हैं, एक वो और दूसरी उसकी नौकरानी। मेरी योजना तैयार थी, लेकिन मेरी योजना में एक आदमी को शरीक होना था। ऐसे आदमी को जो पैसे के लिए हर प्रकार का काम कर सकता हो, यहाँ तक कि खून भी। दूसरी उसकी विशेषता ये होनी चाहिए थी कि उसका शरीर मुझसे मिलता जुलता हो। प्रारंभ में मैं बहुत दिनों तक किसी ऐसे आदमी को खोजता रहा। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे आदमी से मिल चुका हूँ जिसके शरीर की लंबाई मोटाई मेरे बराबर है, और वो आदमी पेशेवर हत्यारा है जिसे दिल्ली की पुलिस खोज रही है। उस आदमी का नाम था मुन्ने खां, पटेल नगर का बदमाश। परंतु वो दिल्ली में नहीं था,
इसी आदमी को पकड़वाने के लिए एक बार मैं गांधीनगर के पुलिस इंस्पेक्टर की मदद करना चाहता था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने उसने पेड्रो नामक गुंडे का कत्ल किया था। और संयोग से उसी झड़प में एक पत्र मुझे मिल गया था। यह पत्र मुजफ्फरनगर से किसी कौशिक नामक आदमी ने भेजा था। मैं मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गया। मुन्ने खां यहीं रह रहा था। उसने अपना हुलिया बदला हुआ था और घर से बहुत कम निकलता था। एक बार मैंने उसे खबर भिजवाई कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे समय और जगह बताई और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।